हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक जरूर देखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, इसका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास को आपने लास्ट तक देखना है और बीच में मिस नहीं करना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की। देखो, भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय था ना, इसकी जो स्थापना थी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, जब देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया, उसके पश्चात ही उसके पश्चात ही 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की वास्तविक रूप से स्थापना की गई। और इसके साथ साथ भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय करने के लिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वो किसी भी सरकार के अधीन रहकर के कार्य नहीं करेगा। और हमारे देश के संविधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान था वो नई दिल्ली निर्धारित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान था वो नई दिल्ली था, यानी कि देश की राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, स्थापना की गई उसकी। और इसके साथ साथ देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो भी न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके जो वेतन भत्ते हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके ऊपर जो नियंत्रण है, उनके ऊपर जो प्रतिबंध है, वो भारत की संसद के द्वारा लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की संसद के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसे दोनों सदनों से पारित करके ही उसे वास्तविक रूप प्रदान किया जाएगा। तो यहीं से लेकर के हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब देश में सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो उस समय मूल रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय संख्या कितनी थी? टोटल 8 थी, यानी कि एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इसके पश्चात क्या हुआ, जब देश में जनसंख्या बढ़ती गई और जो आपराधिक मामले थे उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती गई, तो उस दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। और वर्ष 2008 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश तो एक ही रहेगा, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई और टोटल कितनी हो गई? 31 हो गई। ध्यान से सुनना, ये हम पहला पॉइंट कर रहे थे, न्यायाधीशों की संख्या। ये हम पहला पॉइंट कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन का पहला पॉइंट, न्यायाधीशों की संख्या। ध्यान में रखना है, आपने यहीं से शुरुआत की थी हमने कि जब देश में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ उस समय 8 सदस्य थे सर्वोच्च न्यायालय में। संख्या में इसमें बढ़ोतरी की गई, 2008 के अंदर कितनी कर दी गई? 31 कर दी गई। लेकिन जब हमारे देश में इन सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई या इन सदस्यों का जो निर्वाचन किया गया वो कैसे किया गया? ये तो थी संख्या, ये क्या थी? संख्या। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या जाएगा इसके अंदर? निर्वाचन। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा इसके अंदर? निर्वाचन। कि न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार किया जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वो कोलेजियम प्रणाली के आधार पर किया जाता है। कोलेजियम प्रणाली, ये जो कोलेजियम प्रणाली होती है इसके अंदर कुल 5 सदस्य होते हैं। एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, कोलेजियम प्रणाली में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये पांचों के पांचों व्यक्ति मिल करके उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसे न्यायाधीश पद पर नियुक्त करना है।
अभी तक सिर्फ चुनाव हो रहा है, नियुक्ति नहीं की जा रही है। यहाँ सिर्फ इन्होंने क्या किया है, चुनाव किया है। इन पांचों व्यक्तियों ने मिल करके चुनाव किया है। चुनाव होने के बाद आती है इनकी नियुक्ति। जब इनका चुनाव कर लिया जाता है कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, और चुनाव होने के पश्चात इसका जो नाम है वो राष्ट्रपति को प्रस्तावित किया जाता है, तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान में रखना है आपने, ये है इसकी कॉलेजियम प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार, निर्वाचन कॉलेजियम प्रणाली से होता है जिसमें 5 सदस्य शामिल होते हैं बैठक में, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसे न्यायाधीश पद पर नियुक्त करना है, और इसका नाम किसे प्रस्तावित किया जाता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करेंगे आगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इनकी योग्यताएं, कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है, कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं। पहली योग्यता हो जाएगी इसके अंदर कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या हो जाएगी, कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या हो जाएगी, अब यहाँ इसमें आयु का कोई फर्क नहीं पड़ता, आयु का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं आप सोचो कि सर भारत के अंदर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष चाहिए। यहाँ आपने आयु नहीं लिखनी है, आयु की कोई योग्यता नहीं निर्धारित है यहाँ पे। यहाँ हमारे देश में राष्ट्रपति के जब देश में न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश पद प्राप्त होता है तो उस समय आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है कि जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो उसके लिए कार्यकाल निश्चित होता है। वो मैं बताऊंगा आपको कार्यकाल कितना होता है, मात्र 65 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपने इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आता है इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा अगला आता है इसके अंदर, अगली योग्यता जो आती है वो आती है कि वह किसी न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के अंदर वो कम से कम 5 वर्ष तक, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या फिर अगर ये नहीं है उसके पास, तो उसके पास तीसरी योग्यता क्या हो जाएगी, अथवा में ही है वैसे तो ये, इसकी तीसरी योग्यता क्या हो जाएगी, तीसरी योग्यता है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय में, वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता बोला जाता है वकील को, एडवोकेट को, कि वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो, वकील रह चुका हो। अगर ये भी नहीं है यानी कि अथवा में, तो वह राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए कानून का, वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। ये योग्यताएं आपने ध्यान में रखनी है, किसके लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की, कि ये जो व्यक्ति चुने जाते हैं न्यायाधीश पद के लिए, इनका जो चुनाव किया गया, इनका कार्यकाल कितना होता है। देखो इनका कार्यकाल निश्चित होता है कि ये जो न्यायाधीश हैं 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। 65 वर्ष यानी कि उनकी आयु जब 65 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी तो वह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि एक न्यायाधीश जो 64 वर्ष की आयु में न्यायाधीश बना है, 64 वर्ष की आयु में न्यायाधीश बना है, तो उसका कार्यकाल कितना हुआ, मात्र 65 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष ही वो कार्य कर पाएगा, 65 वर्ष से अधिक नहीं जाएगा वो। 65 वर्ष आयु कंप्लीट होते ही वह अपना पद छोड़ देगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई न्यायाधीश 63 वर्ष का है, उसकी आयु 63 वर्ष है, उसकी आयु कितनी है, 63 वर्ष। जब वो न्यायाधीश बना तो वह कितने समय तक कार्यकाल करेगा, 2 वर्ष तक। उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 2 वर्ष तक। क्यों, क्योंकि आयु कितनी है, मैक्सिमम 65 वर्ष तक। अब ये जो 2 वर्ष है ना,
इसे इस न्यायाधीश को 2 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया कौन सी है, हमारा 5 नंबर पॉइंट है। वो प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। प्रक्रिया कौन सी है, ये महाभियोग की। मान लीजिए कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का सही तरीके से प्रयोग नहीं करता, उनका पालन नहीं करता, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, वो होती है महाभियोग की प्रक्रिया। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये भारत की संसद में प्रारंभ होती है। भारत की संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, दोनों सदनों से बहुमत के द्वारा ही महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को सूचना दी जाती है कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। 14 दिन पश्चात ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जाएगी, और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत द्वारा ही, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत द्वारा ही उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। ओके, ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे आगे कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है मुख्य स्थान। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान क्या निर्धारित किया गया है, नई दिल्ली। नई दिल्ली निर्धारित किया गया। ये जो नई दिल्ली स्थान निर्धारित किया गया है, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में वर्णित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में वर्णित है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य स्थान होगा वो नई दिल्ली होगा। इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां का मतलब कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, उनके विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है, कुछ आपराधिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसे भी दोषी करार दे दिया जाता है। तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती कि उन्हें सजा दी जाए कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया है। क्यों, देखो जो हमारे देश में जो न्यायपालिका है ना, वो किस आधार पर चलती है, किस आधार पर चलती है, वो चलती है प्रमाणों के आधार पर। प्रमाण सबूत के आधार पर, प्रूफ चाहिए होता है, उसी आधार पर हमारे देश की न्यायपालिका चलती है। चाहे कोई व्यक्ति अपराधी है या निर्दोष है, जिसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया, चाहे अपराधी के विरुद्ध मिला है या निर्दोष के विरुद्ध मिला है, तो उसके तहत ही हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो अपना निर्णय सुनाती है। ये हो गया हमारा उन्मुक्तियां भी। मुख्य स्थान हो गया, अनुच्छेद 130 के तहत नई दिल्ली निर्धारित है। उन्मुक्तियां की जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जाता, यानी कि उसके विरुद्ध मामला कहीं भी दर्ज नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कितना दिया जाएगा, वेतन के अलावा उन्हें कौन कौन से भत्ते मिलेंगे। भत्तों के अंदर रहने का मकान है, एक गवर्नमेंट गाड़ी है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, टेलीफोन बिल है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, यानी कि जो भी अदर ज़रूरतें हैं वो इन भत्तों के अंदर निर्धारित की जाती हैं कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना टीएडीए मिलेगा। यानी कि इसकी जो भी हाउस रेंटिंग है, एचए है, हाउस अलॉटमेंट है या एचआर है, ये सब का सब निर्धारण जो होता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान में रखना है आपने। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें कम से कम 2,80,000 का वेतन दिया जाता है पर महीने का। 2,80,000 का उन्हें वेतन प्रदान किया जाता है वर्तमान में। और इन वेतन भत्तों को संसद के द्वारा समय समय पर विशेष प्रस्ताव के द्वारा
विशेष प्रस्ताव के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इन्हें कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय या देश में कोई भी अधिकारी पद है, प्रशासनिक पद है या मंत्री है, उनके वेतन भत्तों को कम कर दिया गया है। उनके जो भत्ते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। भत्ते तो समाप्त कर दिए, लेकिन जो वेतन था उसमें भी थोड़ी बहुत कमी की गई है। ओके, ये था हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आपने ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और इसमें आपने ध्यान में रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। अब उनके ऊपर प्रतिबंध क्या होते हैं? प्रतिबंध ये होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, वह किसी अन्य न्यायालय के अंदर, किसी भी अन्य न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। वह किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, यानी कि वकील के रूप में वो कार्य नहीं कर सकता। अगर उसे कार्य करना है तो वो कहाँ जाएगा? वापिस से सुप्रीम कोर्ट में ही। किसी भी अन्य छोटे न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। बहुत सिंपल था। कंसेप्ट से पॉइंटों को याद करके आप अगर करोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास जो हमारी रहेगी, कल हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। और कल की क्लास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के पश्चात हमारा जो चैप्टर 6 था ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितनी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, यानी कि अब तक 40 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, 40 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, आप उन्हें अच्छे से वॉच करें और हर एक क्लास को डेली देखा करें। कि आज अगर कोई क्लास अपलोड नहीं हुई है तो आप पिछली क्लासों में से स्टार्टिंग से लग जाएं और उन्हें देखें, समझें, तभी आपका सामाजिक का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।